नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं, पिछले 10 वर्षों में 31,180 किलोमीटर नई रेल पटरियां जोड़ी गई हैं। यह फ्रांस के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। आज हर दिन रेलवे नेटवर्क में 14 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाती हैं। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेनें और वंदे मेट्रो का चल रहा ट्रायल जैसी नई तकनीक विकसित की जा रही है। कुछ दिनों में वंदे भारत स्लीपर का ट्रायल भी विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सभी चुनौतियों को पार करते हुए हर परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेरठ, चेन्नई और मदुरई से जुड़े सभी साथी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एक साथ 3 वंदे भारत के शुभारंभ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब भविष्य की नींव रखी जाती है, जब सपने पूरे होने लगते हैं और उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। देश ने तीसरी बार ऐसे नेतृत्व को चुना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले लेने वाले और अपने जीवन का पल पल राष्ट्र को समर्पित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी। जीवन के हर क्षेत्र में इस लीडरशिप का प्रभाव दिखाई दे रहा है। रेलवे का ही उदाहरण लीजिए। आजादी के बाद रेलवे में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भारी कमी रही। दशकों तक बदलाव नहीं आए। रेलवे एक टेक्निकल संस्था, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें वृहद बदलाव किए, इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ चुका है। आज से वंदे भारत ट्रेन सेवाएं शुरू हो रही हैं। वंदे भारत ट्रेनों का यह विस्तार अपनी आधुनिकता और गति के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ते हमारे देश की प्रगति को दर्शाता है। आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों ने देश के महत्वपूर्ण शहरों और ऐतिहासिक स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान की है। मंदिरों का शहर मदुरई अब वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से आईटी सिटी बेंगलुरु से सीधे जुड़ गया है। इससे त्योहारों या सप्ताहांत के दौरान मदुरई और बेंगलुरु के बीच यात्रा बहुत सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिणी राज्यों में तेजी से विकास जरूरी है। तमिलनाडु, कर्नाटक और पूरे दक्षिणी क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में तमिलनाडु में रेलवे के लिए 6,000 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं, जो 2014 की तुलना में 7 गुना अधिक है। वर्तमान में तमिलनाडु में पहले से ही 6 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और 2 और ट्रेनों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटक को इस बजट में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जो 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में
6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। साथियों, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आधुनिक रेलवे अवसंरचना विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। पिछले वर्षों की तुलना में बजट में उल्लेखनीय वृद्धि से तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य दक्षिण राज्यों में रेल परिवहन मजबूत हुआ है। इन राज्यों में रेल पटरियों में सुधार किया जा रहा है, पटरियों का विद्युतीकरण भी किया जा रहा है और कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है और व्यापार करने में आसानी में भी सुधार हुआ। साथियों, आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट ने तमिलनाडु, कर्नाटका समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है। इन राज्यों में रेलवे ट्रैक्स बेहतर हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष के बजट में रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। हम भारतीय रेलवे को उच्च तकनीक सेवाओं से जोड़कर उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आज वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ अमृत भारत ट्रेनों के विस्तार का भी काम चल रहा है। इस साल के बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट रेलवे को दिया गया है। हम भारतीय रेल को उसकी पुरानी छवि से निकालने के लिए उसे हाईटेक सेवाओं से जोड़ रहे हैं। आज वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। महानगरों में लोगों को उनकी सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है और शहरों के भीतर
ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। साथियों, बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत लंबा सफर तय करना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीय रेल गरीब, मध्यम वर्ग सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। साथियों, हमारे शहरों की पहचान उसके रेलवे स्टेशनों से होती रही है। जल्द ही वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन भी शुरू किया जाएगा। हमारे शहरों की पहचान लंबे समय से उनके रेलवे स्टेशनों से जुड़ी हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना से न सिर्फ स्टेशनों का नवीकरण हो रहा है, बल्कि शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश भर में 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना से स्टेशन भी संवर रहे, शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को रिनोवेट किया जा रहा है। आज देश में जगह जगह एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेशनों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी बढ़ रहा है। साथियों, जब रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज जैसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होते हैं तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है। आज देश देख रहा है कि जैसे जैसे भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, गरीबों और मध्यम वर्ग सशक्त हो रहा है, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CGI DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट का उद्घाटन किया। CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, हमारे ट्रायल कोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायालयों को बिना किसी भय और पक्षपात के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जब तक पिरामिड के निचले स्तर पर बैठे लोगों में दबाव झेलने की क्षमता नहीं होगी, तब तक राजनीति का ऊपरी ढांचा न्याय नहीं दे पाएगा। मैं ट्रायल कोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायपालिका को अधीनस्थ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वहां बैठा न्यायाधीश न्याय देता है और किसी भी अधिकारी के अधीन माने जाने का सवाल ही विरोधाभास है। I feel honored and privileged to be present here at the National Conference of the District Judiciary
to mark the 75th year of the establishment of the Supreme Court of India. Any structure with a weak foundation will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. Our trial court and district and session courts need to be empowered to deliver justice without fear and favor, unless people at the bottom of the pyramid have the ability to withstand the pressure the superstructure of the polity will not be able to deliver. I don't want to call the judiciary at the level of the trial court and district and session judges to be subordinate, because the judge sitting there delivers justice, and the question of being considered as subordinate to any authority is a contradiction in terms. The judiciary at that level should be instilled with the confidence that their judicial pronouncements shall never be held against them, and that they represent the spinal cord of the justice delivery system. They should have the flexibility and the independence to render judgments in accordance with law without fear or favor. The effectiveness, fairness, and integrity of the courts impacts the perception of the public on the credibility of the entire judicial system. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, चुनावी फायदे के लिए अज्ञानी या अनपढ़ लोगों को गुमराह करना देश की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। संविधान सुरक्षित है। आरक्षण हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के हाथों सुरक्षित है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, न्यायिक सेवाएं आज अन्य सभी सेवाओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। CJI DY चंद्रचूड़ के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय न्यायपालिका ने न केवल इस भरोसे को कायम रखा है, बल्कि एक वैश्विक मानदंड भी स्थापित किया है और न्याय के पथ प्रदर्शक के रूप में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का अब पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। Misleading the ignorant or the illiterate for electoral advantages poses a serious threat to the nation's stability. हमारे संविधान का माखौल न उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान, आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। Constitution is safe, reservation is safe at the hands of our Honorable Prime Minister and Honorable Chief Justice of India. Judicial services are supposed to be the best and most prestigious today in comparison to all other services. The role of judges is one of the unparalleled gravity and immense responsibility. Our judiciary, the pillar of our constitution, embodies the very essence of justice in our democracy. It commands the deepest respect and trust from the citizen. Under the visionary leadership of Dr. Chanchud, the Indian judiciary has not only upheld this trust, but has also set a global benchmark, and the role of Indian judiciary as a torchbearer of justice is now recognized by the entire world. Sir, our vast nation with its rich diversity of languages, religions, and intricate legal frameworks renders the work of our judiciary particularly demanding. The complexity and sheer volumes of cases that our judges at all levels navigate are staggering. However, the efforts of our Modi ji's government in simplifying the legal landscape, repealing obsolete statutes, is laudable. Sir, recent introduction of Lok Adalats by Supreme Court under the leadership of Dr. D.Y. Chanchud marks a significant milestone in judiciary's efforts to make justice more accessible and expeditious.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, मेरा मानना है कि जिला न्यायालय हमारी न्यायपालिका का दर्पण है और इनके माध्यम से आम जनता न्यायपालिका के बारे में अपनी धारणा बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ई कोर्ट चरण 3 पहल के तहत 7,210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह चरण न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी नवाचारों का उपयोग करता है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित इस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अत्यंत गर्व व हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा ये मानना है कि जिला न्यायालय हमारी न्यायपालिका का दर्पण है और इन्हीं के माध्यम से आम जनता अपने मन में न्यायपालिका की छवि का निर्माण करती है, क्योंकि ये सामान्य मानवीय के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की भूमिका में रहती है। आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वे सिद्धांत हैं जिन पर हम एक राष्ट्र के रूप में आचरण करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ई कोर्ट फेज 3 के अंतर्गत 7,210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी नवाचारों के उपयोग से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुगम व सुलभ बनाया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कहते हैं, न्याय की तलाश में लगे नागरिक के लिए जिला न्यायपालिका संपर्क का पहला बिंदु है। यह कानून के शासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। लंबित मामलों का चाप एक त्रिभुज या पिरामिड के आकार का है, जो आधार पर चौड़ा है, ऊपर की ओर बढ़ने पर संकीर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड के डेटा से एक बुनियादी सच्चाई का पता चलता है। जिला न्यायपालिका न केवल नागरिकों के लिए पहला बल्कि अक्सर अंतिम संपर्क बिंदु है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा, स्वतंत्रता के 75 साल बाद अब समय आ गया है कि हम ब्रिटिश काल के अवशेषों से आगे बढ़ें, जिसमें अधीनता की औपनिवेशिक मानसिकता भी शामिल है। अपने न्यायिक कार्यों के अलावा जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश कई अन्य जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। वे न्यायालयों के प्रशासक, युवा न्यायाधीशों व मार्गदर्शक और समाज में संचारक होते हैं। सबसे बढ़कर वे उन लोगों के अधिकारों के रक्षक होते हैं जो उनके बारे में नहीं जानते या उन्हें लागू करने में सक्षम नहीं होते। 75 years after independence, the time has come for us to bury one more relic of the British era, the colonial mindset of subordination. Besides discharging the judicial function, judges from the district judiciary perform numerous other responsibilities. They are administrators of courts, mentors to young judges, and communicators in society. But above all, they are protectors of rights for those who possess them but may not know that they exist or are unable to enforce them. They oversee the development of infrastructure and engage in case management. They work with paralegals, legal aid committees, and lok adalats in the course of their work. District judges, like judges at the High Court and the Supreme Court, play a meaningful role in their interactions with members of the bar, who are a vital stakeholder in the system. In the course of hearing a case, judges must provide valuable mentorship from the bench to younger advocates for learning the ropes of the profession. As seasoned members of the legal profession, it is easy to forget how apprehensive we all felt and how little we knew as green young advocates. Fresh out of law college, your patience, gentleness, and guidance from the bench will nurture the talent of young advocates and allow them to fulfill their potential. As they grow in years, they will share the mentoring they receive for the betterment of society and the legal profession. Every judge has the ability to transform not only the lives of lawyers who appear in court, but the present and future of our society. But to do so, we must realize as judges that we exist for reasons
beyond our own existence. The core of our function is to serve others. That can happen when we put ourselves in the place of those who come before us with real life stories of suffering and injustice. CGI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा 2023-24 में न्यायालय के रिकॉर्ड के 46.48 करोड़ पृष्ठों को स्कैन या डिजिटाइज किया गया है। भारत सरकार के S3WAS प्लेटफॉर्म पर 714 जिला न्यायालय की वेबसाइट होस्ट की गई है। हाल ही में हमने सुप्रीम कोर्ट में वार रूम का उद्घाटन किया, जो भारत की हर अदालत में संबंधित जानकारी का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है। यह जिला और उच्च न्यायालयों में 4 करोड़ से अधिक मामलों के वास्तविक समय के डेटा को दर्शाता है। The district judiciary is the first point of contact for a citizen in search of justice. The district judiciary is a crucial component of the rule of law. The arc of pending cases is defined by a triangle or a pyramid, large at the base and tapering as we move upwards. Data on the National Judicial Data Grid reveals a basic truth. The district judiciary is not just the first, but more often the final point of contact for citizens. The reasons may be numerous. Many citizens are unable to afford legal representation. They have a lack of awareness about statutory rights, and there are geographical difficulties in physically accessing courts. The quality of our work and the conditions in which we provide justice to citizens determines whether they have confidence in us and is a test of our own accountability to society. The district judiciary is therefore called upon to shoulder tremendous responsibility and is aptly described as the backbone of the Indian judiciary. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 75 साल यह सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं है, यह भारत के संविधान और उसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। यह लोकतंत्र के रूप में भारत के और अधिक परिपक्व होने की यात्रा है। उससे मुझे लगता है ये समारोह भी बड़ा गंभीर है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी संस्था में हमारे विश्वास और भरोसे को कायम रखा है। आपातकाल के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी और जब भी राष्ट्रीय हित का सवाल आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत यानी सोच और संकल्प में आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने
हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।